5 महीने क्या कुछ राशियों के लिए सावधान रहने की भी जरूरत है? जी हाँ, सावधान भी रहने की जरूरत है और कुछ राशियों के लिए ये बहुत शुभ भी प्रभाव देंगे, क्योंकि 13 साल बाद वो अपनी उच्च राशि में आते हैं। क्या ऐसा कोई योग नजर आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल को हम प्रधानमंत्री बनता हुआ देखें? बहुत मुश्किल है, क्योंकि तो मतलब शनि की 7.5 आपको अगर बनाने पर आ जाए तो प्रधानमंत्री बना देती है। जी हाँ, तो कोई ऐसा ग्रह है जो हमें अपनी बातों पर टिकने नहीं देता है? अपनी बातों पे टिकने नहीं देता। और दूसरा, आने वाले टाइम पे क्या भारत को अमेरिका पर भरोसा करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। समय रैना को हमने देखा कि एक टाइम पर बहुत पीक पर चल रहे थे, बहुत अच्छा उनका शो चल रहा था। किसी और विवाद में फंस सकते हैं या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उनकी लाइफ में। अभी इनके लिए थोड़ा सा कष्ट का समय है, रुकावट का समय है। ये समय निकल जाने के बाद अच्छा, एक और चीज कहते हैं राकेश सर, कहते हैं कि अगर इंडिया का नाम भारत हो जाए। मेरा मानना ये है कि इंडियंस तो हम हैं ही नहीं। दोस्तों कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वेलकम है आपका मेरे इस खास पॉडकास्ट में और मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। दोस्तों ग्रह जो होते हैं ना, जो प्लैनेट्स होते हैं, आपको लगता है कि ये प्लैनेट्स जो है ये आसमान में चलते हैं, लेकिन हकीकत में क्या आप जानते हैं कि इन प्लैनेट्स का असर आपकी जिंदगी पर कितना ज्यादा होता है? क्या आप सोच सकते हैं कि इन प्लैनेट्स की वजह से आपकी जिंदगी में सब कुछ चेंज होता है? आपकी जिंदगी में अचानक से खुशियां आती हैं, अचानक से आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, अचानक से पैसा आने लगता है, या फिर अचानक से आपको लगता है कि मेरे पास सब कुछ था लेकिन अब कुछ नहीं है। तो यही वो प्लैनेट्स हैं जिनकी वजह से आपकी लाइफ में एक एक चेंजेस होते हैं। आज हम उन संकेतों पर बात करेंगे जो संकेत आप सबसे जुड़े हुए हैं। हम बात करेंगे कि जिस तरह से अब तक हमने देखा 2026 में देश में किस तरह का बदलाव हुआ, युद्ध देखा, हादसे देखे। आने वाला वक्त कैसा है, सिर्फ देश के लिए नहीं, आप सबके लिए कैसा है, आज इन सब पर बात होगी। तो इस पॉडकास्ट को पूरा देखिएगा और उसके बाद आपके जो भी सवाल होंगे ना मन में, वो कमेंट में हमसे पूछ जरूर लीजिएगा। तो चलिए फिर इस पॉडकास्ट को शुरू कर रही हूँ। मेरे साथ मेरे सबसे खास और बहुत ही फेवरेट एस्ट्रोलॉजर, जिनसे मैं बहुत सारे सवाल पूछने वाली हूँ, जिन्हें लोग बहुत पसंद करते हैं। तो जाने माने एस्ट्रोलॉजर राकेश कथुरिया जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। वेलकम है सर, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छी हूँ सर। और मैंने देखा कि जब भी आपके साथ पॉडकास्ट होता है और जितनी भी प्रेडिक्शंस आपसे मैं लेती हूँ, तो मैं हमेशा उन चीज़ों को देखती हूँ कि एक्चुअल में वो चीज़ें होती हैं। तो आज भी बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास। सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगी राकेश सर कि हमने देखा कि अब तक आपने जितनी भी भविष्यवाणियाँ की, प्रेडिक्शंस की, चाहे वो हम बंगाल चुनाव ले लें, चाहे हम बिहार का चुनाव ले लें, या फिर हमने देश में युद्ध को लेकर, तो आपका वो पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा चला जिसमें आपने पहले ही बता दिया था कि युद्ध कब से कब तक रहेगा, सारी चीज़ें। तो आज मैं जानना चाहती हूँ कि अब तक की तो भविष्यवाणी हो गई, ये माँ आने वाला, सरस्वती की कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आने वाला जो अभी ये समय है देश के लिए, ये कैसा है सर? इसमें जो ग्रहों की परिस्थितियां चल रही हैं, हम्म शनि देव जी मीन राशि में चल रहे हैं हम्म और वो जुलाई से वक्री हो जाएंगे। हम्म लगभग 140 दिन के लिए वो वक्री होते हैं। हम्म और अभी इसी महीने 17 मई से 15 जून तक हमारे सनातन में हर 3 साल में एक बार अधिक मास आता है, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। तो इस बार ये अधिक मास जो आ रहा है वो 17 मई से 15 जून तक आ रहा है और ये ज्येष्ठ का अधिक मास है। यानी जो हमारा वैदिक महीना ज्येष्ठ है, यानी इस बार आपको 2 ज्येष्ठ के माह मिल रहे हैं और ये सबसे गर्म महीना होता है और यानी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी। और अभी शनि और मंगल इकट्ठे चल रहे हैं, ये अंगारक योग बनाए हुए हैं मीन राशि में। ये जल तत्व की राशि है, उसमें अग्नि तत्व के जो है मंगल बैठे हैं, तो जल के अंदर जहाज चलते हैं। शनि काली चीजों को रिप्रेजेंट करता है, पत्थर को करता है, पेट्रोलियम को करता है। तो पेट्रोलियम के बारे में दुनिया में जो हो रहा है इस समय, कि जो हर्मेज में शिप नहीं जाने दिए जा रहे हैं, अमेरिका भी रोक रहा है, ईरान भी रोक रहा है और वहां बम्बार्टमेंट भी हो रही है,
शिप में आग भी लग रही है, यानी जल के अंदर शनि को आग लग रही है। तो ये हम परिस्थितियां देख रहे हैं। और जो शनि जनता है, जनमानस है, जगह जगह हम रोज सुनते हैं मिसाइल गिर गई, कभी आपके यहाँ यूएई में गिर जाती है, दुबई में गिरती है, कभी लेबनान में गिर रही है, कभी इजराइल पे जा रही, कोई दिन खाली नहीं जा रहा है। और हर दिन कोई ना कोई बड़ी आगजनी की दुर्घटना हम सुनते हैं न्यूज में, कोई बड़ा एक्सीडेंट सुनते हैं। यानी जो परिस्थितियां चल रही हैं वो इस तरह है। और अभी मंगल 11 मई को अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में आ जाएंगे और वहां सूर्य देव पहले से बैठे हैं अपनी उच्च राशि मेष में। यानी जिस घर में वो बैठे हैं वहां मेहमान बनके, वो घर का मालिक तो वहां है नहीं। वो जब 11 तारीख को वहां आएगा, देखेगा सूर्य भगवान वहां बैठे हैं, तो उनका वो स्वागत करेगा। ये अंगारक योग बनेगा, बड़ा जबरदस्त राजयोग है। अब उच्च का जो सूरज है वो बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों को इंडिकेट करता है। और ये मंगल की राशि, जब मंगल खुद वहां आएगा, आप देखिए ईगो क्लैश कितनी ज्यादा चल रही हैं। चाहे वो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, ईरान के लोग हैं, इजराइल के हैं, कहीं कोई समझौता नहीं हो रहा है, कोई किसी से एग्री नहीं हो रहा है। यानी ये उनकी जो है अहंकार की लड़ाई है, जिसमें शनि पिस रहा है, शनि मासेज होता है, बेकसूर जनता मारी जा रही है। और ये युद्ध एक तरह से बिगिनिंग ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर है। जब वर्ल्ड वॉर का मतलब जो सारे संसार को प्रभावित कर दे, सारा संसार प्रभावित है। ये जो एनर्जी सेक्टर की जो भी है, पेट्रोलियम है, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी, सभी के रेट बढ़ रहे हैं दुनिया में। वी आर लकी कि हमारे देश में काफी हद तक कंट्रोल्ड है और कोई रेट बढ़े नहीं है। अगर कमर्शियल के थोड़े बहुत बढ़े हैं, अदरवाइज बाकी सारे के सारे रेट वही हैं। और ना ही हमारे यहाँ शॉर्टेज है, जबकि दूसरी जगह शॉर्टेज भी हो गई है। तो ये परिस्थितियां दिख रही हैं। शनि वक्री होगा जैसे मैंने बताया। इसमें एक आशा की किरण है, जो कि देवगुरु बृहस्पति 2 जून से अपनी उच्च राशि कर्क में आएंगे। और वो करेंगे जब प्रवेश, तो पुनर्वसु अपने ही नक्षत्र में, गुरु के ही नक्षत्र में करेंगे। और 18 जून को वो शनि के नक्षत्र पुष्य में आएंगे। और शनि के नक्षत्र पुष्य में गुरु बहुत ही मुदित होते हैं। तभी आपने सुना होगा गुरु पुष्य नक्षत्र, ये बड़ा भारी अमृत योग माना जाता है। अब योग तो अमृत बनेगा, लेकिन गुरु 18 जून को जैसे ही पुष्य में आएंगे अतिचारी हो जाएंगे, यानी फास्ट मूविंग, बहुत तेजी से चलेंगे। और 30 अक्टूबर तक वो कर्क राशि कंप्लीट कर लेंगे, जबकि 13 महीने लगते हैं उनको, 5 में कर रहे हैं। तो गुरु के जितने शुभ फल हमको मिलने चाहिए उतने नहीं मिल पाएंगे, जबकि कर्क में आने पे उनकी दृष्टि शनि पे जाएगी, मीन राशि पे, उनकी खुद की राशि है। तो थोड़ा सा उसमें कंट्रोल होगा। तो ये पीरियड जो है साइडवेज रहेगा, शांति पूरी नहीं होगी, ना युद्ध खुल के होगा, तूफान के पहले की शांति चलती रहेगी। और रोज कोई ना कोई नया स्टेटमेंट, कोई नई विवाद, कभी अमेरिका ने कुछ कह दिया, फिर उससे वो पलट गया, इजराइल ने कुछ कह दिया, ईरान ने कुछ कह दिया, आतंकवादी ग्रुप्स जो हैं वो बीच में इंटरफियर करेंगे। तो शांति होती नहीं दिख रही है, मतलब उथल पुथल रहेगी। ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही अगर इन 5 महीनों की बात हम कर ही रहे हैं सर, तो कहते हैं ना कि जब बृहस्पति जो है बड़ा परिवर्तन करता है, तो सबकी लाइफ में एक बहुत तगड़ा प्रभाव आता है। मतलब कुछ अच्छा करेगा तो कुछ आपके लिए खराब भी करेगा। तो ये 5 महीने क्या कुछ राशियों के लिए सावधान रहने की भी जरूरत है? जी हाँ, सावधान भी रहने की जरूरत है। और कुछ राशियों के लिए ये बहुत शुभ भी प्रभाव देंगे, क्योंकि 13 साल बाद वो अपनी उच्च राशि में आते हैं। लेकिन इस बार जो हमने बात की, अतिचारी होने के कारण उतने शुभ प्रभाव नहीं मिलेंगे। तो ये किन राशियों के लिए जो है थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है? इसमें जो कुंभ राशि है, उसके 6ठे भाव में आएंगे, धनु राशि के 8वें भाव में आएंगे, और ये जो वृषभ राशि के 3रे आएंगे। तो इसमें बहुत ज्यादा शुभ फल उनको नहीं मिलेंगे और कुछ परेशानियां भी आ सकती हैं। लेकिन उपायों के द्वारा हम उनको अच्छा कर सकते हैं। उपाय हैं, गुरु के उपाय बहुत प्रभावशाली और सरल हैं।
अच्छा, इसके साथ ही हम देख रहे हैं सर, जैसे अभी हमने देखा आपकी प्रेडिक्शंस थी कि बंगाल में 100% जो है वो बीजेपी आनी है और बीजेपी आई भी। लेकिन यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। अब वो कह रही है मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मुझे बर्खास्त कर दो। तो ममता बनर्जी हो गई या अखिलेश यादव हो गए या राहुल गांधी हो गए, तो क्या इनके ऊपर शनि की साढ़े साती या ढैया कुछ ऐसा चल रहा है, या फिर मतलब क्या है इनके साथ, क्योंकि ये सारे ना हार मानने को तैयार नहीं है। देखिए, ये कहते हैं ना, तर्क संगत और न्याय संगत बातें होनी चाहिए। ये बिल्कुल कुतर्क पे आए हुए हैं। अब ममता जी इस्तीफा दे ना दे, वो एक डिसेंसी होती है, हाँ। एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है। लेकिन जैसे ही 5 साल पूरे हुए तो वो जो विधानसभा है वो भंग हो जाती है। भंग हो गई तो उसकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई, वो सरकार खत्म हो गई। और ममता जी वैसे भी अपनी सीट हार गई, जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वो इस्तीफा अगर नहीं दिया उन्होंने, तो ये वो अपने लिए ही कुछ बुरा कर रही है और एक गलत परंपरा स्थापित कर रही हैं। इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के बाद, उससे पहले केंद्र सरकार में वो रही हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। डिग्निफाइड वे में ये चीजें होनी चाहिए। सर, अरविंद केजरीवाल की अगर मैं बात करूं, जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें मैंने अभी भी देखा कि वो कोर्ट कचहरी के मामले में अभी भी फंसे हुए हैं। तो क्या आने वाले समय में ऐसा नजर आ रहा है कि दोबारा जेल यात्रा उनको करनी पड़ सकती है? केजरीवाल जी की कुंडली जो उपलब्ध है, वृषभ लगन की है और मेष राशि की है। वृषभ लगन मेष राशि यानी द्वादश 12वें घर में चंद्रमा है और उसके साथ नीच के शनि बैठे हैं। शनि और चंद्रमा जब साथ में बैठते हैं, इसे बोला जाता है विष योग। और उनकी शनि की महादशा शुरू हो गई है और अभी शनि में शनि की अंतर्दशा है। तो विष योग ने उन पे अपना पूरा प्रभाव दिखाया है। इलेक्शन वो हारे हैं, उनको जेल हुई है। और द्वादश भाव लंबी बीमारी, लंबी हॉस्पिटलाइजेशन, लंबी जेल यात्रा को दिखाता है। अच्छा। और 7.5 ऑलरेडी उनकी प्रारंभ हो गई है पिछले साल 29 मार्च से, और ये इंटेंसिफाई होती जाएगी। जून 2027 में शनि जो हैं वो मेष के बिल्कुल ऊपर आ जाएंगे, जिसको कहते हैं ना छाती पे या सिर के ऊपर। वो बहुत भयंकर समय होगा और इनका केस दोबारा खुल चुका है कोर्ट में। तो इस समय ये जो परिस्थितियां हैं, ये बहुत क्लियर दर्शाती हैं कि आगे आने वाला समय इनका टफ से टफर होता चला जाएगा और इनको दोबारा जेल यात्रा भी हो सकती है। इसके साथ ही अगर हम थोड़ा सा लंबा अंतराल ले कि क्या हम 10 साल बाद या 5 साल बाद या 8 साल बाद, क्या ऐसा कोई योग नजर आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल को हम प्रधानमंत्री बनता हुआ देखें? बहुत मुश्किल है, क्योंकि नीच के शनि की महादशा है और ये 19 साल चलती है। अच्छा। ये समाप्त होते होते 2044 का लगभग हो जाएगा और उसके बाद इनके प्रधानमंत्री की कोई संभावना किसी तरह की मुझे तो नजर आती नहीं है ज्योतिषीय रूप से। राकेश सर, जैसे हम देख रहे हैं कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री है बालेन शाह, उन्हें हम देखते हैं बड़ा वायरल है, मतलब सोशल मीडिया पर हर जगह इस वक्त वो छाए हुए हैं। यहाँ मेरा सवाल है कि उन्होंने एक रैपर से प्रधानमंत्री तक का जो सफर है वो तय किया है, तो क्या इसमें ग्रहों का बहुत बड़ा रोल होता है? श्योर, बिना ग्रहों के रोल के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये उसकी मर्जी से ही होता है। और जैसा हमने अध्ययन किया है सोशल मीडिया पर जो उपलब्ध है इनके डेटा, कि इनका कन्या लगन है, अष्टम भाव में मेष राशि का चंद्रमा है। तो अष्टम भाव में हालांकि चंद्रमा अच्छा नहीं होता है और मेष का है, यानी इनकी 7.5 प्रारंभ हो चुकी है। फिर भी इनके कर्मफल बहुत अच्छे हैं, क्योंकि गुरु जो है इनका नवम भाव में है और नवम का गुरु का पक्का घर है नवम, और गुरु उसके कारक भी हैं, मालिक भी हैं। और ये पिछले जन्मों के बहुत पुण्य कर्मों को दिखाता है। तो इनके वो पुण्य कर्म जो हैं प्रबल हो गए हैं। नवम का गुरु इनको जो है हर तरह की सफलताएं दे रहा है। गुरु का आशीर्वाद है इनके ऊपर, बड़ों का आशीर्वाद है, और ये बड़े डिसिप्लिन है। बिना डिसिप्लिन के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और ये बड़ों का सम्मान भी बहुत करते हैं और इनको अच्छे कर्म मिल रहे हैं। इस समय इनका समय बहुत अच्छा चल रहा है डिस्पाइट बीइंग इन 7.5, और इनकी सफलताएं बढ़ती चली जाएंगी,
क्योंकि सप्तम भाव में बुध और सूरज है। हालांकि जो सप्तम भाव में सूरज हैं, लाल किताब के हिसाब से नीच के होते हैं, पर ये गुरु की राशि के हैं, और गुरु जो इंटर्न नवम में बैठा है, डिस्पोजिटर की पोजीशन बहुत अच्छी है, तो उससे 7th हाउस भी बहुत स्ट्रांग हो गया, जो कि मासेस का है। और 4th हाउस भी इनका अच्छा है, जहां शनि और राहु पिशाच योग तो बना रहे हैं, लेकिन पिछले जन्मों के पुण्यों का फल भी दे रहे हैं। तो इनका जो अभी फ्यूचर है ब्राइट है। ये जन कल्याण की बातें कर रहे हैं और जनता से एकदम डायरेक्ट ग्रास रूट लेवल पे जुड़े हुए हैं। इसलिए जो पिछले सालों में पिछली सरकारों ने जनता को जो पीड़ित किया है, जनता जो है उसका उनसे बदला लेके इनके साथ हो गई है, और ये आगे सही दिशा में अगले 5 साल तक काम करते रहेंगे। अच्छा, एक सवाल और है, जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं तो कई बार आप कहते हैं कि शनि की साढ़े साथी जब इनकी शुरू हुई तो शनि की साढ़े साथी ने इनको जिताया, तो क्या मतलब ऐसा होता है सर? क्योंकि जब हम साढ़े साथी की बात करते हैं तो बहुत से लोग इससे घबराते भी हैं कि नहीं, मेरे तो काम नहीं बन रहे हैं क्योंकि मेरी शनि की साढ़े साथी चल रही है। लेकिन मैंने अक्सर आपके मुंह से सुना है कि ये शनि की जो साढ़े साथी होती है आपको बना भी देती है, तो इसका फैक्ट क्या है, सच क्या है? फैक्ट बहुत क्लियर है। शनि देव जी कर्मफल दाता है। हाँ। और ये ब्रह्मांड के महान्यायाधीश हैं। साढ़े सती यानी आपके कर्मों का लेखा जोखा उनके कोर्ट में खुल गया। अब वो लेखा जोखा खुलता है तो शनि देखते हैं कि इसने तो काम बहुत अच्छे किए। मैं ये बता दूं, जब साढ़े सती में थे मोदी जी तो प्रधानमंत्री बने। ये बिल्कुल उसी तरह का केस है कि जब बालन शाह साढ़े सती में आए हैं तो ये प्रधानमंत्री बने नेपाल के। क्योंकि जब शनिदेव जी ने देखा इनके कर्मों का लेखा जोखा, तो देखा काम तो बहुत अच्छे किए, उसका फल मिलना चाहिए, और फल इस रूप में मिलना चाहिए। और मैंने कहा ना, नवम में जो बैठा है गुरु वो बहुत प्रबल है, और मोदी जी के 4th भाव में गुरु बैठा है, वो उसका बेस्ट प्लेसमेंट में आता है। दोनों बेस्ट प्लेसमेंट में आती है, तो दोनों में सिमिलरिटी है कि दोनों साढ़े सती में बने और दोनों के गुरु की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। तो मतलब शनि की साढ़े साथी आपको अगर बनाने पर आ जाए तो प्रधानमंत्री बना देती है। जी हाँ। ठीक है। अच्छा सर, अब हम बात करते हैं यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प की। अक्सर हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रम्प क्या करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, मतलब जो उनको मन में आता है वो उन्होंने बोल दिया, और उसके बाद हम देखते हैं बयानों में कि वो माफी मांगना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि बार बार वो पहले अपशब्द बोलते हैं, गलत बयानबाजी करते हैं, उसके बाद माफी मांगते हैं? इसमें भी ग्रहों का कोई रोल होता है? उनकी जो राशि है वृश्चिक है, और उनकी महादशा जो चल रही है अभी गुरु की चल रही है। और गुरु हालांकि उनके बुरे नहीं है। अभी मैंने प्रेडिक्ट भी किया था कि 4 लोगों की जान को बहुत भारी खतरा है, और 18 से 25 अप्रैल का 2026 का मैंने पीरियड भी दिया था, और उसमें जो 4 नाम बताए थे ट्रम्प साहब, उन पे 25 अप्रैल को गोली चली है। बाल बाल बचे टेबल के नीचे चले गए थे। वो सारा आपको पता है, मीडिया से सबको पता है। दूसरा नाम मैंने लिया था प्रिंस सलमान का। तीसरा मैंने लिया था ये नेतन्याहू जी का। चौथा रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन जी का। पुतिन जी के घर पे भी ड्रोन से अटैक हो चुका है कुछ महीने पहले। तो ये चारों जो है हिट लिस्ट में हैं अपने अपोनेंट्स के। और ट्रम्प साहब की लिटरली मैं कहूं, जिसको कहते हैं ना, सटक गई है, यानी अब्सेंस ऑफ रैशनल थिंकिंग। और उनको ग्रह ऐसा करवा रहे हैं, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, और वो सारी दुनिया को परेशान किए हुए हैं। उनका खुद का समय भी अच्छा नहीं है इस समय, और 14 जून को जो उनका बर्थडे, उसके बाद उनके दिन और खराब होने वाले हैं। अच्छा। और उनकी जो पॉपुलैरिटी अपनी कंट्री में है वो भी बहुत जो है डाउन हो गई है। और कहीं कोई इम्पीचमेंट का ये साल खत्म होते होते मुझे शक पड़ता है, कहीं वो जब शनि वक्री होंगे और फिर आगे जाके गुरु भी वक्री होंगे, शनि या गुरु के वक्री पीरियड में इनका इम्पीचमेंट हो सकता है। ये अपनी टर्म भी पूरी नहीं कर पाएंगे। तो ये इसके साथ ही अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, पलटते बहुत है अपनी बात से, मतलब अपना बयानबाजी करते हैं फिर पलट जाते हैं। तो कोई ऐसा ग्रह है जो हमें अपनी बातों पर टिकने नहीं देता है? जो राहु है इनका, हाँ। वो इनको बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक बना रहा है,
अपनी बातों पे टिकने नहीं देता, और दूसरा मंगल इनके लगन में बैठा है। राहु और मंगल के बीच में षडाष्टक है, यानी षड मतलब छठा, अष्टक मतलब आठवां। अब ज्योतिष के अंदर छठा घर होता है ऋण रोग शत्रु, आठवां घर होता है डेथ हाउस। तो डेथ तो इनकी होते होते बची, गोली चल गई थी 25 अप्रैल को। और ये शत्रुओं को इनको तंग कर रहे हैं, शत्रुओं को ये तंग कर रहे हैं झूठ बोल बोल के। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, और ये वाकई गलत बात है। एक प्रिंसिपल पे टिकिए, एक स्टैंड लीजिए, और उस पे आप नेगोशिएट करके जो है शांति कायम कीजिए। पर ये अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहे हैं, और यही मैंने कारण बताया कि ये जनता नाराज है और इनका इम्पीचमेंट हो सकता है। जब आपको जो कर्तव्य ड्यूटी दी गई, आप उस पे खरे नहीं उतरेंगे, तो आपको क्यों, आपका बोझ क्यों ला देगी वहां की जनता? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इतिहास तो हम सबने देखा, हम सबको पता है सर। आने वाले टाइम पे क्या भारत को अमेरिका पर भरोसा करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, नहीं करना चाहिए। हमें सोच समझ के फूंक फूंक के कदम उठाना है हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस में और कमिटमेंट में। राकेश सर, एक कॉमेडियन की मैं बात करना चाहूंगी, समय रैना नाम है। समय रैना को हमने देखा कि एक टाइम पर बहुत पीक पर चल रहे थे, बहुत अच्छा उनका शो चल रहा था, बड़ी पॉपुलैरिटी उनको मिल रही थी। फिर हमने देखा कि अचानक से उनका डाउनफॉल आ गया, उनका शो बंद हो गया, उन्हें देश से भी जाना पड़ा। लेकिन अगेन वो वापस आए, दोबारा उन्होंने शुरुआत की है। तो क्या आने वाले टाइम पे हम देख रहे हैं कि किसी और विवाद में फंस सकते हैं या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उनकी लाइफ में? सोशल मीडिया पे जो इनकी कुंडली उपलब्ध है वो धनु लगन की है और सिंह राशि की है, अर्थात इनके नवम भाव में चंद्रमा बैठा है, साथ में राहु है। चंद्रमा जो है ग्रहण योग में है, फिर भी नवम का चंद्रमा अच्छा माना जाता है। लेकिन सिंह राशि की शनि की अष्टम ढैया चल रही है, जो कि जून 2027 तक चलेगी। तो ये समय जो है अभी इनके लिए थोड़ा सा कष्ट का समय है, रुकावट का समय है। ये समय निकल जाने के बाद इनकी जो प्रोग्रेस है वो फास्ट होगी, क्योंकि तब तक इनके राशि में ही गुरु आ जाएंगे, सिंह राशि में आ जाएंगे अगले साल। तो इससे जो है इनको लाभ मिलेगा। तो जून 2027 के बाद इनका समय और ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन तब तक इनको कुछ ना कुछ, जिसको कहते हैं ना साइडवेज, कभी अच्छा कभी बुरा, मिक्स टाइम चलता रहेगा। मिक्स टाइम चलता रहेगा, मतलब अच्छा भी रहेगा इनके लिए और बुरा भी रहेगा, लेकिन 27 के बाद बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है। अच्छा सर, आप लाल किताब के भी एक्सपर्ट हैं। लाल किताब की जब हम बात करते हैं तो आपका नाम बस सबसे ऊपर आता है कि आप एक बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपके पास लाल किताब को लेकर है। तो इसमें गुरु का क्या महत्व है? अगर किसी की कुंडली में गुरु ग्रह खराब है तो लाइफ में क्या क्या चुनौतियां आती हैं और इसकी क्या कुछ रेमेडी हो सकती है लाल किताब के अनुसार? लाल किताब में गुरु ग्रह को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, और ग्रह मंडल के राजा तो भगवान सूर्य हैं, सूर्य देव जी हैं। लेकिन लाल किताब में गुरु को सूर्य के भी ऊपर रखा गया है। अब ये बड़ी हैरानी की बात है, लेकिन नहीं, अगर हम अपनी सनातन परंपरा को देखें तो हर राजा के एक गुरु हुआ करते थे, और वो गुरु जो हैं, गुरु की आज्ञा से ही, गुरु की सलाह से ही राजा कार्य किया करते थे। और यहां तक कि महाराजा दशरथ के गुरु भी गुरु वशिष्ठ थे। तो इसलिए लाल किताब हमारी बहुत प्रैक्टिकल है, ओरिएंटल साइंस है। तो गुरु को ब्रह्मा का दर्जा दिया है, जबकि वैदिक गुरु को दर्जा देती है विष्णु का। वहां ब्रह्मा का दिया, सृष्टि के जो क्रिएटर है, क्योंकि उनकी आज्ञा से तो गुरु चलता है। अब गुरु के जो बहुत सरल उपाय मैं आपको बताऊंगा। गुरु जनरली अच्छा ही करते हैं, गुरु किसी का बुरा नहीं करते। गुरु लाल किताब में 5 पक्के घरों के कारक हैं। अच्छा। अब दूसरा पक्का घर है तो शुक्र का, लेकिन उसके कारक गुरु हैं, क्योंकि वो आपका धन का स्थान है, कुटुंब का स्थान है, वाणी का स्थान है। तो जैसे अभी मिथुन राशि वालों के लिए दूसरे भाव में गुरु आएंगे गोचर में उच्च के होके, तो उनकी वाणी प्रखर होगी, उनके धन के लाभ बढ़ेंगे। सोशल मीडिया में है तो बहुत प्रभाव बढ़ेगा। पंचम पक्का घर, उसका जो कारक है वो गुरु है, मालिक सूरज है। देखिए सूरज के ऊपर जो
हावी है वो गुरु है। आपको वो जो सनातन की परंपरा ओरिएंटल बता रहा हूं कि राजा भी गुरु की आज्ञा से कार्य करते थे। तो पंचम भाव है, पांचवी राशि सिंह, सूरज उसका मालिक है। कारक कौन है? राजा, यानी जो राजा कहेगा सूरज वो करेगा। और जिसके पांचवें पक्के घर में बढ़िया गुरु बैठा है तो उसका उत्थान जो है ना उसका गुरु करवा देता है। अच्छा, ऐसा अद्भुत है। गुरु नहीं कराएगा, वहां सूरज बैठा तो सूरज करवा देगा। एक अद्भुत उदाहरण देता हूं। एक साधारण परिवार का बच्चा गुरु के आश्रम में चला गया और वो गुरु की भक्ति में लीन हो गया। जो भी वहां का अनुशासन नियम सब पालन करता था। गुरु इतने प्रसन्न हुए कि उस बालक का नाम आज योगी आदित्यनाथ है। अच्छा, हाँ। तो गुरु की कृपा हुई। पहले तो उन्होंने अपनी पार्लियामेंट की सीट दी। उसमें ये शायद यंगेस्ट मेंबर पार्लियामेंट थे। और जब गुरु ब्रह्मलीन हुए तो अपनी गद्दी भी दे गए। और क्या उत्थान हुआ उनका, ये पांचवें घर का जो गुरु का लाल किताब का योग पूछा है उस पे आ रहा हूं। अब गुरु पक्के, नौवां पक्का घर गुरु का अपना है, खुद ही मालिक है, खुद ही कारक है, होल सोल कंट्रोल उन्हीं का है। राजा तो गुरु की आज्ञा से चलता है, ये पांचवां घर है। अब वहां जो गुरु बैठ जाते हैं बहुत शुभ फल देते हैं। ये आपका भाग्य है, ये आपके गुरुजन हैं, ये आपके जो पुण्य है, आपके धर्म कर्म स्पिरिचुअलिटी है, ये आपको लोक और परलोक दोनों जगह ऊंचाइयां छुआ देते हैं। इस लोक के भी सारे सुख दे देंगे, परलोक से भी कनेक्ट कर दे देंगे। और अब साधना में लीन होते हैं, मोक्ष तक ले जाता है। क्योंकि गुरु क्या है, धरती और आकाश के बीच जो हवा है ना वो गुरु है, वायु तत्व है ये भी। और ये धरती और आकाश को कनेक्ट कर रहा है, यानी इस धरती को और ब्रह्मांड को, और जिसको बोलते हैं हम स्वर्गलोक या मोक्ष या बैकुंठ, वहां की कनेक्टिविटी देता है। तभी मैं अभी जो बालेन शाह की हमने बात की कि नौवें का गुरु जो है वो ये सारा चमत्कार दिखा रहा है। और शनि की साढ़े सती है और कर्म बहुत अच्छे हैं। क्योंकि गुरु अगर पंचम या नवम में आता है ना, क्लियर इंडिकेशन है कि कर्म बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये गारंटेड है। तो एक आपको मैंने योगी जी का बताया, ये बालन शाह का भी हमने चर्चा की। अब आ जाइए 11वां पक्का घर। 11वां पक्का घर वैदिक का लाभ स्थान है, हाउस ऑफ एम्बिशंस है, बड़े भाई बहनों का घर है। लेकिन ये 11वां पक्का घर जो है शनि की राशि कुंभ है। अच्छा, तो अब इसका मालिक तो शनि है, लेकिन इसका कारक गुरु है। अब पूछिए गुरु कैसे है? गुरु कैसे है? तो ये कोर्ट रूम है, न्याय की व्यवस्था है। अब न्याय की व्यवस्था आपने कोर्ट रूम के देखे होंगे फोटो भी, या कभी वैसे देखा हो। जज साहब काला कोट पहन के बैठते हैं, काला रंग शनि का है। यानी कोर्ट के मालिक तो जज हैं। अब जज साहब के पास तरह तरह के केस आ रहे हैं। कोई डकैती हो गई, कोई मर्डर हो गया, कोई लूटपाट हो गई। अब जज साहब तो मौकाए वारदात पे तो थे ही नहीं, उनको क्या पता किसने क्या किया है, फैसला उन्होंने देना है। तो उसमें वो कैसे शुरू करते हैं अपना फैसला? गवाहों की गवाही के आधार पे, गवाह नंबर 1 क्या उसने स्टेटमेंट दी, गवाह नंबर 2, गवाह नंबर 3, फिर कंक्लूजन आता है। फिर पुलिस की क्या रिपोर्ट है, वहां क्या प्रूफ मिले मौका वारदात में, इस तरह होता है ना। बिल्कुल। तो गवाह जब कटघरे में खड़ा होता है तो वो क्या कहता है? अपने धर्म की कसम खाता है, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। और लाल किताब का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिंसिपल है सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, किसी की झूठी गवाही ना दें। अब अगर गवाह ने झूठी गवाही दे दी, कसूरवार बच जाएगा, बेकसूर मारा जाएगा। कसम वो अपने धर्म की खा रहा है, या गीता की, कुरान की, बाइबल की, यही होता है ना। बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की नहीं खाता है, ध्यान रहे। तो उसका कारक धर्म है, यानी गुरु है। और गुरु पे ही पूरा निर्भर है। और यहीं से स्टेटमेंट जो आती है लाल किताब का पहला प्रिंसिपल आता है। इतनी गहराई है कि गुरु कारक क्यों है। अब अगली बात बता देता हूं आपको मैं। अब धर्म स्थान, ये शनि का पक्का घर है। शनि क्या है? पहाड़ है, पर्वत। अब पर्वत के ऊपर जो धर्म स्थल हैं,
जैसे कैलाश मानसरोवर है, बाबा अमरनाथ हैं, तिरुपति बालाजी हैं, उधर सुब्रमण्यम स्वामी हैं, या इधर अपनी माता वैष्णो देवी एंड सो ऑन। पहाड़ों के ऊपर जो तीर्थ हैं, पहाड़ तो शनि है और ऊपर जो तीर्थ है वो गुरु है, धर्म है हमारा। तो जब कहते हैं ना मैं माता रानी के दर्शन करके आया हूँ जो पहाड़ पे, यानी कैलाश पर्वत हो के, यानी उन्होंने अपना 11वां घर जागृत कर लिया। उसमें शनि भी उनका फेवरेबल हो गया, गुरु भी हो गया। बड़ी गहराई है इन तीर्थों के भी। तो उसके जो रुके हुए काम हैं, देखिएगा, कहते मैं दर्शन करके आया, मेरे काम हो गए। कोर्ट में केस फंसा हुआ था, 20 साल से आते ही फैसला हो गया, मेरे फेवर में हो गया। ये गहराई मैंने भेद खोल दिया है, जिनकी समस्याएं इशारा काफी है। अब 12वां पक्का घर, 12वां पक्का घर, उसका मालिक भी गुरु है, कारक गुरु है भी नहीं कहूंगा, क्योंकि वो मीन राशि है अंतिम। कारक साथ में ब्रह्मा जी ने उसमें राहु को भी बना दिया है। अब जब दोनों है ना, दोनों वहां बैठ गए तो गुरु चुप हो जाते, जो भी डिसीजन लेगा राहु लेगा। और इसीलिए मैंने आपको अभी अभी बोला था कि 12वां पक्का घर, लंबी हॉस्पिटलाइजेशन भी है, जेल यात्रा भी है। और अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया था केजरीवाल जी का कि विष योग बना हुआ है, नीच का शनि और मेष का चंद्रमा 12वें घर में है, जो यात्रा करवा चुका है और आगे भी खतरा है। तो 12वां पक्का घर ये है। और अगर गुरु का वहां से आ गई तो आपको अध्यात्म में आगे बढ़ा देगा, अच्छे कामों में आगे बढ़ा देगा, आपका जो है अच्छे कामों पे पैसा खर्च होगा। अगर वहां राहु की से आ गई तो बुरे काम जैसे मुकदमेबाजी, बीमारी में पैसा खर्च हो गया। तो ये गुरु का कमाल है, 5 घर उसके कंट्रोल में है। आपकी कुंडली पे जो 42% कंट्रोल है वो गुरु का है। गुरु का है। अच्छा, इसके साथ ही अगर बात करें सर, छठे घर की, 8वें घर की और 12वें घर की, जब गुरु इन ग्रहों पर बैठता है तो किस तरह का क्या नेगेटिव प्रभाव भी देता है? जब गुरु छठे घर में बैठता है, 8वें में बैठते हैं, 12वें में बैठता है, हाँ। गुरु का प्रभाव अच्छा है या बुरा है, ये आपकी इच्छा पे निर्भर है, आप कैसा लेना चाहते हो। अच्छा, जहां गुरु के प्रभाव आपको लगते हैं बुरे हैं, वहां अब अध्यात्म में लीन हो जाओ। अब जैसे छठे घर का गुरु है, ऋण रोग शत्रु का स्थान है, उसमें थोड़ी ये खटपट हो सकती है, लेकिन वहां से वो देख कहां रहा है, पंचम दृष्टि से कर्म भाव को देख रहा है, और जो सप्तम दृष्टि है द्वादश भाव को, द्वादश भाव गुरु का पक्का घर है, उसको देख रहा है। अब वो कहते तुम ऐसे कर्म करो जो धर्म से कनेक्टेड हो, कर्म भाव को भी देख रहे। अब धर्म से कनेक्टेड क्या है, आप पूजा पाठ अध्यात्म में चले जाइए, साधना कीजिए, आपको उसके बहुत अच्छे फल मिलेंगे। और एट द सेम टाइम वो 9th दृष्टि से आपके धन भाव को भी देख रहा है, तो आपके धन के साधन भी वो खोलेगा। अभी तक हमने उपाय कोई नहीं बात की है, हम सिर्फ उसके प्रभाव की बात। अष्टम गूढ़ ज्ञान का घर है, तो गूढ़ ज्ञान है, आपको फिर अध्यात्म की तरफ खींचेगा। उसकी 5वीं दृष्टि 12वें पे जा रही है, जब अष्टम में बैठा तो 8वां और 12 कनेक्ट हो जाता है। और जो 12वां घर है ना, वो साधना का है, तपस्या का है। तो आपको गूढ़ ज्ञान भी और तपस्या दोनों कर सकते हैं, मतलब आप उस टाइम पे उसका वो बेनिफिट लीजिए, धर्म कर्म का काम कीजिए। और लाल किताब ये कहती है कि जिसके 8वें में गुरु है वो जंगल में मंगल कर देता है, और जो मरणासन व्यक्ति के सिरहाने खड़ा हो जाए तो यमदूत नहीं आ सकता है। 8वें गुरु की इतनी पावर है, वो जीवन दाता है, और वो सप्तम दृष्टि से देख रहा है धन भाव को, वाणी को भी अच्छा करेगा, धन भी देगा। यानी आप उस समय धर्म कर्म के काम में जुट जाइए, उसके जितने चाहे बेनिफिट ले। और साधु संतों की होता है कुंडली में, लाखों लोग उनके इंतजार में उनके प्रवचन सुनने के लिए खड़े होते हैं, उनके चरणों में झुकते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल। 8वें और 12वें गुरु का कमाल है। और उसके उपाय कितने सरल हैं। आप डेली माथे नाभि जीभ पे केसर लगाइए, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, पीपल को जल दें। पीपल भगवान कृष्ण गीता के 10वें अध्याय में कहते हैं, वृक्षों में मैं साक्षात अश्वत्थ हूँ, पीपल हूँ। तो लेकिन संडे को पीपल को जल नहीं देते, ये ध्यान रखना है। और जो है बड़ों का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें,
अपने जो हैं कुल गुरु हमारे जो होते हैं उनका सम्मान करें, बड़ों का सम्मान करें। अब देखिए आपके गुरु के प्रभाव बहुत अच्छे जो होने लग जाएंगे। तो इससे क्या गुरु स्ट्रांग भी होंगे? जिनका गुरु जो है वो स्ट्रांग नहीं है, तो इन चीजों को करने से गुरु। बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा, अच्छा। गारंटेड है। गुरु जो क्या है, बड़प्पन है, बड़ा व्यक्ति है, बहुत धर्मात्मा व्यक्ति है। तो आपके जो माता पिता हैं, आपके गुरु हैं, कुल पुरोहित हैं, उनका सम्मान कीजिए, समय समय से मिलिए, उनके आशीर्वाद लीजिए। जो केसर है ये गुरु की सबसे पावरफुल वस्तु में आता है। ये आपका आज्ञा चक्र है, ये एक्टिवेट होने लगेगा। वाणी से आप जो है उससे बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, वो अच्छी होने लगेगी, उस पर अच्छी बातें आएंगी। और ये बहुत पावरफुल हर्ब है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी। ये आपका धन भाव भी है, आपके धन में वृद्धि होगी। ना भी आपकी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, कंट्रोल रूम में, वो आपकी बहुत ज्यादा बेनिफिट बढ़ेंगे। और मैंने तो इसका प्रभाव लोगों पे देखा है। और पीपल का वृक्ष मैंने कहा ना, भगवान कृष्ण से कनेक्ट कर रहा है आपको। तो ये उपाय कितने सरल हैं। और विष्णु सहस्त्र नाम, जगत के पालनहार, उनको 1000 नामों से याद कीजिए। और इस समय जब गुरु अतिचारी होंगे तो मैं सबके लिए एक जनरल सलाह देना चाहता हूं कि वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहें और ये उपाय करते रहें। उनका समय जैसा भी होना था उससे कहीं ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज कहते हैं कि गुरु जिस घर में बैठते हैं उस घर में खराब फल देते हैं, जहां दृष्टि होती है वहां अच्छा देते हैं। बिल्कुल, ये वैदिक कहती है कि स्थान हानि करे जीव, जीव कहते हैं गुरु को। अच्छा। स्थान की हानि करते हैं, यानी जहां बैठते हैं उस स्थान की हानि करते हैं। लेकिन लाल किताब ऐसा नहीं कहती है। अच्छा। मैं दोनों एस्ट्रोलॉजी करता हूँ। यानी छठे घर में गुरु बैठ गए तो हानि किसकी करेंगे? वो वहां ऋण रोग शत्रु की हानि। तो रोग की हानि यानी आपका रोग दूर कर देंगे। आप यूं समझो, 12वां खर्च का जो है ना, खर्च का भाव है, खर्च की हानि कर देंगे, मतलब खर्चा आपका वेस्ट नहीं, पैसा आपका वेस्ट होने नहीं देंगे। ये आयु जो ये है ना, मृत्यु का घर है, जो अष्टम भाव है, तो ये मृत्यु की हानि कर देंगे। यानी मृत्यु आपकी देर से आएगी, अब दीर्घायु हो गए। अच्छा। मैंने देखे 90-90 साल के लोग मेरे पास मैंने देखे हैं जिनके अष्टम में गुरु है, द्वादश में गुरु है, छठे में गुरु है। तो जब मैं दोनों एस्ट्रोलॉजिकल, मैंने कहा ना 5 घरों के मालिक कारक हैं गुरु लाल किताब में, और उनको सूरज से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है, ब्रह्मा का। तो जब देखो उहापोह करना पड़ता है, सामंजस्य बैठाना पड़ता है, जब दोनों आप करते हैं ना तो आपको उससे आगे का विजन दिखने लग जाता है। गुरु कहीं भी आपका बुरा नहीं करेंगे, उसकी कहते हैं देश काल परिस्थिति और आपकी अपनी स्थिति, अगर उनको आप तालमेल बैठा लेंगे तो गुरु के तो आपको लाभ ही मिलने हैं। अच्छा। अच्छा, इसके साथ ही कई बार देखा है पितृदोष की बात होती है। कहते हैं कि जब पितृदोष आपकी कुंडली में लगा होता है तो आपके काम नहीं बनने देता, आपके कामों में बड़ी रुकावट आती है, पैसों की बड़ी कमी होती है, रोग भी लग जाते हैं आपको। तो क्या ऐसा होता है कि अगर पितृदोष है तो ये सारी समस्याएं आती हैं? ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। और मैं पितृदोष को लाल किताब से भी देखता हूँ और वैदिक से भी देखता हूँ। वैदिक के हिसाब से शनि हमारे पूर्वजों में भी आते हैं, और जो सूरज हैं वो हमारे पूर्वज हैं, बड़े हैं। तो अब राहु और केतु ये छाया ग्रह हैं, दिखते नहीं है। तो जब शनि और राहु इकट्ठे होते हैं तो इसे पिशाच योग कहते हैं। यानी पितरों का कोई ऋण चला रहा है। और वैदिक में इसे 7 पीढ़ियों से कनेक्ट किया जाता है। कोई पितरों से गलती हुई है, कोई उनकी आत्माएं अतृप्त रह गई हैं, या उनका पूरा क्रियाक्रम अच्छे से नहीं किया जा सका उस समय पे, वी डू नॉट नो। 7 पीढ़ियों में 300-400 साल निकल जाते हैं, वो रिकॉर्ड नहीं हो सकता है। पर आपकी कुंडली में ग्रह बता देते हैं। सूरज के साथ शनि आ गया तो भी पितृदोष है, सूरज और राहु आ गए तो भी पितृदोष है। तो उसकी 3 दिन की पूजाएं होती हैं। और मैंने देखा है लगभग 90% कुंडलियों में पितृदोष पाया जाता है, या वैदिक की विधि से या लाल किताब की। मैं लाल किताब पे भी आऊंगा। तो वैदिक में ये कहा जाता है कि ये पितृदोष की पूजा करें, निवारण करें,
उसमें 3 दिन की पूजा होती है, नारायण बलि, नाग बलि, त्रिपुंडी। और इसके लिए सिद्ध स्थान है त्र्यंबकेश्वर, हरिद्वार, प्रयागराज, त्रिवेणी संगम, गया जी बिहार, और भी स्थान है अलग अलग प्रांतों में। तो वहां सिद्ध स्थान पे जाके इसकी पूजा करनी चाहिए और अवश्य कर लेनी चाहिए। नहीं तो तरह तरह की जो आपने बताए वो समस्याएं परिवार में आती हैं। और राहु केतु जो सडन चोट पहुंचाते हैं वो पितृदोष के कारण भी पहुंचाते हैं। तो ये अपनी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषी से चेक करा के, और इन जनरल मैं कहता हूं 90% लोगों के होती है, ना भी चेक करो, आप बिना चेक करवाए भी करवा लेते हो ना, तो भी आपको इसका शुभ फल है। अब लाल किताब ये पक्के घरों की और कारक से कनेक्ट करती है। चौथा पक्का घर किसका है? चंद्रमा का, कर्क राशि है, उसका कारक भी चंद्रमा है। अब चंद्रमा का दुश्मन कौन है? राहु। अगर राहु वहां चौथे घर में बैठ गया तो चंद्रमा पीड़ित हो गया, यानी आपको माता का जो है पितृदोष, मातृदोष आ गया। वहां अगर शनि आ गया तो भी दोष बन गया। अब छठा पक्का घर किसका है? बुध का। बुध बहन होती है। अगर वहां चंद्रमा आ गया छठे घर में तो चंद्रमा शत्रु है बुध का, उसने आके बुध को पीड़ित कर दिया, यानी बहन का ऋण। उसी तरह अज्ञात का ऋण। आपके जो अगर केतु जो है अनिष्ट स्थान में आ गया, अब गुरु का पक्का घर हमने डिस्कस किया 9वां है। अब गुरु का शत्रु कौन है? राहु। अगर राहु नवम में आ गया तो आपको पितृ ऋण आ गया। अगर वहां बुध आ गया, बुध और गुरु भी शत्रु है। अच्छा। तो बुध अगर भाई आपके घर में अनवांटेड पर्सन आ गया तो आप तकलीफ में नहीं आ जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल वो लेमैन लैंग्वेज में एक्सप्लेन होता है। उसी तरह बुध अगर 12वें घर में चला गया, बुध 12वें में लाल किताब बहुत निकृष्ट मानती है, बुध 9वें में बहुत निकृष्ट मानती है। और यही अभी मैंने पिछला डिस्कस किया था, ममता जी के 9वें भाव में बुध है, उसकी महादशा शुरू हो गई है। उसी का सारा परिणाम देख रहे हैं, बुद्धिहीन की तरह एक्ट कर रही है। तो ये पितृदोष प्रबल हो गया है उनका इस समय। मैं उससे उदाहरण से कनेक्ट कर रहा हूं। तो इस तरह से लाल किताब के पितृदोष आते हैं। अब लाल किताब के पितृदोष आते हैं तो उनके उपाय थोड़े अलग तरीके से होते हैं। आपके पास माता का मातृ ऋण आ गया तो अपने जितने ब्लड के रिलेटिव्स हैं उनसे थोड़ी थोड़ी चांदी लीजिए, इक्वल क्वांटिटी में से 5 ग्राम 10 ग्राम फिक्स कर लीजिए, और वो इकट्ठी करके एक ही दिन में किसी नदी में प्रवाहित कीजिए। अब आप ब्लड के रिलेटिव्स कहाँ ढूंढेंगे आजकल? पहले तो मिल जाते थे गांव में, और वो आपके कोई फॉरेन चला गया, कोई कहाँ चला गया, उसको पता भी नहीं है। बिल्कुल। तो ये लाल किताब वाले में जिसको बोलते हैं ना फिजिबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है। अब वो कहते हैं केतु का है, तो फिर वो सारे ब्लड के रिलेटिव से पैसे इकट्ठे कीजिए और मीठी रोटियां बनवा के एक ही दिन में 100 कुत्तों को खिलाइए। अब 100 कुत्तों को खिलाना, उनकी मार्किंग करना, सुबह 4 बजे से लग जाइए बनवा के, रात को बनवाइए आप तंदूर में। तंदूर में बनवानी है वो भी। अच्छा। और डंडे लेके जाइए ना तो कुत्ते तो सुबह सुबह काटने को पड़ते हैं। खा तो लेंगे, अगर आपने डाली वो भूखे भी होते हैं। मॉडलिटी देखनी पड़ेगी। उसी तरह 100 गायों को खिला सकते हैं, गौशाला बड़ी बड़ी है, चलो 100 तालाब की मछलियों को खिलाइए। तो मैंने जब अध्ययन किया उसकी मॉडलिटी बहुत मुश्किल है। जयपुर से मुझे किसी ने कांटेक्ट किया 6-7 साल पहले, उसका जो अज्ञात का ऋण निकला, तो मैंने उसको बताया ये करा लो, लाल किताब के हिसाब से ये होता है, तुम 3 दिन की पूजा नहीं। बोला मुझे लाल किताब का बताइए, आपकी उसमें एक्सपर्टाइज। मैंने कहा कि ऐसा जितने ब्लड के रिलेटिव्स हैं सबसे एक एक नारियल लो, नारियल, उसमें ये क्लियर कट है, और उनको एक ही दिन में किसी नदी में प्रवाहित कर दो। मैंने कहा कहां से ढूंढोगे? नहीं कहता गुरुजी ऐसा है, हमारे ज्यादातर रिश्तेदार जयपुर एंड सराउंडिंग में, मैं सबको जानता हूँ, मारवाड़ी फैमिलीज में काफी बॉन्डिंग होती है। और उसने मुझे 1 महीने बाद कहा मैंने सबसे एक एक नारियल ले लिया है। मुझे बकायदा उसने फीडबैक दी, कहते 4 बोरे भर गए, 4 बोरियों में वो नारियल आए। अच्छा मैंने कहा नदी तो है नहीं जयपुर में। कहते नहीं मैं जा रहा हूँ, मैं अपनी वैन में लाद के लेके जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ मथुरा वृंदावन, वहां जमुना जी में प्रवाहित करूंगा, वृंदावन बिहार लाल के दर्शन करके आऊं। अब उसको मैं दाद देता हूं कि उसने सबसे इकट्ठा करके 4 बोरियां इकट्ठी कर ली नारियल की और प्रवाहित करके आया, और उसके कुछ महीने बाद, टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि डाला और इंस्टेंट हो गया, 6-8 महीने बाद उसने कहा गुरुजी
काफी समस्याएं मेरी दूर हो गई हैं। काम करते हैं ये उपाय, पर मॉडलिटी के हिसाब से लाल किताब के उपाय थोड़े से फिजिबिलिटी में गड़बड़ हो जाती है। अगर कर सकें तो वो भी किए जा सकते हैं, जैसे उसने हिम्मत की कर लिए। बिल्कुल। अब नहीं तो ये उपाय इजी है, और जिनकी कुंडलियों में है वो 5-7 साल में उस पूजा को रिपीट भी करते रहे। नहीं तो ये कैरी फॉरवर्ड होती है कमिंग जनरेशन्स पे। तभी ये कहते हैं जब हमको पूर्वजों की संपत्ति मिलती है तो पूर्वजों के कर्म भी मिलते हैं। बिल्कुल। तभी भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म फल मेरे हाथ में है, कर्मण्यवधिकारस्तु, काम पे तुम्हारा, कर्म पे अधिकार है। क्योंकि जो फल मिलने हैं उसमें तुम्हारे पिछली जनरेशन्स का भी लेखा जोखा है, उनकी कंपाउंडिंग हुई है। वो ये नहीं कि तुमने अच्छा किया तो इमीडिएटली तुम्हें वो उतना अच्छा मिल जाएगा, उनका लेन देन चुकता करना है। आप आइसोलेशन में नहीं है, बिल्कुल, आप कंटिन्यूटी में है। लेकिन जितने भी उपायों की बात अगर करते हैं हम, तो राकेश सर मतलब सीधी सी बात है कि उपाय बिल्कुल तरीके से होने चाहिए, जो उपाय आपको बताए जाएं। अगर आप उपाय तरीके से नहीं करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात सही है। फिर भी मैं एक चीज बता दूं कि जिनके पितृदोष है, और मैं जनरल भी बताता हूँ, वो गाय की सेवा करें, कुत्ते की सेवा करें, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने कहा ना वही आते हैं उपाय में भी। बिल्कुल। तो आप अगर रूटीन में गाय की सेवा कर रहे हैं, कुत्ते की सेवा कर रहे हैं, कौवे की कर रहे हैं, मछलियों की अगर कोई पॉन्ड है, बिहार बंगाल में पोखरियां पॉन्ड बहुत होते हैं, उनके लिए बड़ा इजी है ये करना। पूरे नॉर्थ ईस्ट में बहुत होते हैं, हर एक घर के पीछे पोखरी होती है वहां गाँवों में, तो वो कर लें इसको। अच्छा, चींटी चींटियों को आटा डालते रहें। ये छोटे छोटे कुछ उपाय अगर हम करते रहेंगे ना, तो पीपल को जल देते रहें, तो ये पितृदोष धीरे 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 कम होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन मेन पूजा अगर आप करवा सके जरूर करवाइए। अच्छा, सुनने में एक और चीज आई है कि आने वाले टाइम में सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण जो है वो सर लगने जा रहा है, जो 12 अगस्त 2026 में लगेगा। तो कितनी सच्चाई है इसमें और क्या कुछ प्रभाव हमें देखने को मिलेगा? मैं उससे पहले बात करूंगा कि 17 फरवरी 2026 को सूर्य ग्रहण लगा था, भारत में विजिबल नहीं था। फिर 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण लगा था, और 17 फरवरी और 3 मार्च के बीच कितनी बड़ा युद्ध शुरू हो गया 28 फरवरी को। ये हमारा स्पोर्टिंग स्टेटमेंट हो गया। अब जो 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण होगा, और वो होगा कर्क राशि में, और उस समय केतु जो है वो सिंह राशि में है, और जो आपके 26 अगस्त को चंद्र ग्रहण होगा वो कुंभ राशि में होगा। अच्छा। और ये पहले भी यही जो स्थितियां जो थी ना वो इसी तरह से थी। तो अब जो है ये जब ग्रहण होंगे, और उस समय शनि वक्री चल रहा होगा, ये ध्यान देने की बात है। और केतु अपने ही नक्षत्र में मघा में चल रहा है। ये सारी जो परिस्थितियां दिखाती हैं इन दोनों ग्रहण का विश्वव्यापी प्रभाव होगा। कोई बड़ी नेचुरल कैलेमिटीज हो सकती हैं, कोई महामारी फूट सकती है, और बड़े युद्ध, भयंकर युद्ध की आशंका की तरफ इशारा है। यानी कि देश के लिए भी थोड़ा सा स्थिति ऐसी रहेगी। जी हाँ, हालांकि हमारे देश में ये दोनों ग्रहण विजिबल नहीं है, फिर भी सूर्य और चंद्रमा तो एक ही है, प्रभाव पूरा नहीं आता, आंशिक तो आता ही है। अच्छा, एक और चीज कहते हैं राकेश सर, कहते हैं कि अगर इंडिया का नाम भारत हो जाए तो इसके प्रभाव भी अलग होंगे और ये अच्छा भी रहेगा। आपका क्या मानना है इसमें? मेरा मानना ये है कि इंडियंस तो हम है ही नहीं, इंडिया वर्ड ही हमारा नहीं है। वो तो वास्को डिगामा पहुंच गए थे कहाँ, यूएसए में, तो वहां रेडिश स्किन के लोग थे, तो उसको उन्होंने रेड इंडियंस का नाम दिया। अब हमारा तो प्राचीन काल से आर्यावर्त कहा जाता है, भारत कहा जाता है। तो जब हम भारत कहते हैं तो हम अपने देश की बात करते हैं, अपने प्राचीन इतिहास से, अपने सनातन काल से हम कनेक्ट होते हैं। और भारत क्यों कहा जाता है, ये भी भरत से भारत बना है। वो कहानी भी लोगों को पता होगी, नल दमयंती की जो भी कहानी थी, या वो शकुंतला की, तो शकुंतला के पुत्र थे भरत। तो हमारा तो नाम भारत ही है। और अगर हम थोड़ा सा इसको एस्ट्रोलॉजिकली देखें, भारत जो है उसका जो
न्यूमेरोलॉजी से 6 आता है और हमारे 15 अगस्त का भी 6 आता है, तो एकदम सिंक्रोनाइज होता है। अब मोदी जी ने इसका नाम भारत कर दिया है। हर जगह सरकारी जगह पे जो पत्राचार है भारत ही लिखा जा रहा है, और G20 में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था, इंडिया नहीं लिखा हुआ था। तो हमें हमारे देश को भारत के नाम से ही जानना है, और हम भारतीय हैं। इंडिया का जो आता है नंबर वो 3 आता है, वो गुरु पे आता है, वो नंबर वो भी बुरा नहीं है, लेकिन वो हमारा नाम ही नहीं है, हमें जबरदस्ती दिया, हम पे थोपा हुआ है। बिल्कुल। अच्छा सर, लोग कहते हैं कि वैदिक में जो होता है, वैदिक उपायों में जो होता है, इनमें समय लग जाता है। किसी भी चीज़ के सॉल्यूशन पर अगर हम पहुंचते हैं तो वैदिक में समय लग जाता है, लेकिन वहीं अगर हम वास्तु की चीज़ें करें तो हम एकदम बदलते हैं और हमें इफेक्ट मिलना शुरू हो जाता है। क्या ये फैक्ट है? वैदिक के जो हम उपाय करते हैं वो भी प्रभावशाली हैं, पूजाओं का, मंत्रों का आता है, और जो प्रभाव आता है शीघ्र आता है। लेकिन अगर हम उसको वास्तु के साथ सिंक्रोनाइज कर लेते हैं तो वो और भी ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। जैसे वास्तु में हम कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट नहीं होनी चाहिए, या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो स्लोप है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, और साउथ थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। तो अगर हम इन चीजों को वैदिक के उपाय के साथ कंसाइड कर लें तो ज्यादा अच्छा प्रभावशाली हो जाता है और ज्यादा प्रभाव मिलते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों के कुछ रेमेडीज मैं आपसे चाहूंगी सर। बहुत से लोगों का ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा है, कर्ज उतारने की कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं उतार पाता हूँ, एक के बाद एक लोन्स भी चढ़ जाते हैं। तो क्या कोई ऐसी रेमेडी है जिससे कर्ज लोगों का कम हो सके? अद्भुत प्रश्न किया, और इस समय इस कार्य के लिए द बेस्ट पीरियड इज गोइंग ऑन। अच्छा। जिनको ये समस्या है वो ये उपाय कर लें। और मैंने जैसे अभी कहा कि इस साल हमें 2 ज्येष्ठ मास मिल रहे हैं। ज्येष्ठ मास के जो मंगलवार होते हैं ना, एक तो सबसे गर्म महीना होता है, और मंगल जो है सबसे जो बलशाली ग्रह है, शौर्य का है और अग्नि तत्व का है। तो ऊपर जेठ का महीना, ऊपर से मंगलवार, तो और ज्यादा उसमें एनर्जी आ गई, और इसको बोलते हैं बड़े मंगलवार। हाँ। तो हर साल हमें ज्येष्ठ के महीने में 4 बड़े मंगलवार मिलते हैं, या कभी कभी 5 मिलते हैं। लेकिन इस साल हमारे पास एक के साथ एक बोनस फ्री है, यानी 2 ज्येष्ठ के मास मिल रहे हैं, और इन 2 ज्येष्ठ के मास में हमें 8 बड़े मंगलवार मिल रहे हैं। और बड़े मंगलवार हनुमान जी की भक्ति के लिए सर्वोत्तम दिन माने जाते हैं। और जो कर्ज है, ऋण रोग शत्रु नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नवनिधि समृद्धि है ये। आप समृद्ध हो गए तो कर्जा कहां से रहेगा? बिल्कुल। तो ये आप फायदा उठाइए। 16 जून और 23 जून करना क्या है? बहुत सरल उपाय बता रहा हूं जो हर कोई कर सकता है। आप इन मंगलवारों में घर में हलवा बनाइए, उसमें दूध जरूर डालिए। जब पानी डालते हैं, पानी और दूध मिक्स करके डालिए, यानी दूध युक्त हलवा। और अपने आसपास जो हनुमान जी का मंदिर है वहां जाके उसका भोग लगवाइए, हनुमान चालीसा पढ़िए, लाल तिकोना झंडा होता है हनुमान जी का, वो समर्पित कीजिए, और ये 8 मंगलवार लगातार कीजिए। और जो आपकी समस्याएं हैं, जैसे हम आपस में बात करते हैं, आप हनुमान जी को प्रार्थना कीजिए, बताइए क्या समस्याएं हैं। आप पे ऋण है, कोई शत्रु है, कोई कोर्ट केस है, कोई और समस्याएं हैं, वो सब बताइए कि उसका समाधान हो। और 8 मंगलवार ये लगातार कर दीजिए। अब हो सकता है कि कुछ मंगलवार ये निकल चुके हैं, मान लीजिए कि आपके ज्येष्ठ मास के 2 मंगलवार निकल गए या 3 निकल गए, तो आप उसको आगे के 3 मंगलवार और ले लीजिए, क्योंकि बेस तो आपका ज्येष्ठ मास के बड़े मंगलवार से शुरू हो गया, बाद में आपने 8 पूरे कर लिए, कोई हर्ज नहीं। आप देखिएगा कि हनुमान जी इतने दयालु और कृपालु हैं, और चारों युग प्रताप तुम्हारा वो आपके साथ हैं हर समय। आप फील कीजिए, 8 मंगलवार के युग आपकी भक्ति करते करते आपको रास्ता दिखने लगेगा, आपके साथ जो है समस्याओं का निदान आपको सामने दिखेगा। हनुमान जी की कृपा आ जाती है। ये मेरा और मेरे बहुत से मिलने जुलने वालों का अनुभव है।
अच्छा, बहुत से लोग सर जिनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं, बहुत से पेरेंट्स परेशान हैं कि बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, रिश्ते आ रहे हैं, टूट जा रहे हैं। सेम एज इट इज हम देखते हैं लड़कों के साथ भी अब हो रहा है कि रिश्ते नहीं मिल पा रहे हैं अच्छे, जहाँ हो रहा है वहाँ बात नहीं बन पा रही है। तो क्या कोई ऐसी रेमेडी है कि इस साल हम उन लोगों को जो सिंगल लोग हैं उनके लिए दे सकें, उनकी शादियां हो सकें? समाज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम्म। समाज चलेगा कैसे? बिल्कुल। और गुरु जो उच्च राशि में आ रहे हैं 2 जून से, हम्म। ये एक विशेष जो है ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है गुरु का। जी। गुरु जब उच्च राशि में आते हैं तो लगभग सबका ही भला करते हैं, सबके रुके हुए काम कराते हैं। हालांकि हमने अभी मेंशन किया अतिचरी है, जी। फिर भी इस समय में सभी जो योग्य युवक युवतियां हैं विवाह के योग, वो प्रयास करें और गुरु से प्रार्थना करें। और गुरु के उपाय हमने अभी डिस्कस किए, वो करते हुए गुरु को प्रार्थना करें, काम बनेंगे। ठीक है। तो जिनकी शादियां नहीं हो रही है उनके लिए ये बेस्ट रहेगा। मैं लास्ट में सर एक और सवाल आपसे चाहती हूँ कि जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो ये जो एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है 2 जून से 31 अक्टूबर तक का, तो इस समय में, इस 5 महीने में कौन कौन सी सावधानियां उन्हें करनी है, भूल से भी जो नहीं करना है, और कौन कौन सी चीजें हैं जो वो करेंगे तो उनकी लाइफ में जो है ईजीनेस आएगी, उनकी जिंदगी आसान होगी? पहली बात तो माता पिता का अपमान कभी ना करें, बड़ों का अपमान कभी ना करें, सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, किसी की झूठी गवाही ना दें, महिलाओं का सम्मान करें, और जो है आपका जो कर्तव्य है परिवार के प्रति उसे पूरा करें। किसी का हक ना मारें, किसी को पीड़ित ना करें, दुखी ना करें। जैसे कई लोग क्या करते हैं, मजदूरों का हक मार लेंगे, गरीबों का हक मार लेंगे, या उनकी जमीन पे कब्जा कर लेंगे। शनि हो रहे हैं वक्री जुलाई से, और गुरु हैं अतिचारी। इन दोनों योग में ऐसी कोई गलती आपने की तो वो क्षमा नहीं होगी। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। सावधानियां बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा लगा राकेश सर आपसे मिलकर, और जब भी आपके साथ पॉडकास्ट होता है और जितनी भी प्रेडिक्शंस हम करते हैं, तो उसके बाद मतलब मेरा आपको बुलाना बड़ा हो जाता है कि नहीं, अब सर को बुला के बोलूं कि सर जितनी प्रेडिक्शंस आपने की थी वो सारी प्रेडिक्शंस हमने होते हुए देखी हैं। तो आज भी मैंने बहुत सारी प्रेडिक्शंस आपसे ली हैं। अब मैं वेट कर रही हूँ कि वो सारी चीजें हो जाएं, तो फिर आपके साथ मैं जरूर बैठूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे पॉडकास्ट का पर्पज ही यही होता है कि हम पब्लिक तक, जनता तक ये पहुंचाएं कि ग्रह की क्या स्थितियां हैं, उसके क्या प्रभाव होंगे, और जो हम उपाय डिस्कस करते हैं उनका आप लाभ लेके अपने जीवन को अच्छा करें। और हमारा उद्देश्य हमेशा यही रहता है, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय। जय श्री राम।